हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले के लेक्चर में सर्वेइंग सेकंड के बारे में हमने जो सिलेबस पढ़ना है सर्वेइंग सेकंड में, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सर्वेइंग सेकंड का लेक्चर फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट कंटूरिंग के बारे में, जिसको हम कंटूर सर्वे के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सभी ने अभी तक का जो सर्वेइंग सेकंड है इसके सिलेबस वाले जो वीडियो है उसको देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा कि आप सभी को सर्वेइंग सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंटूरिंग के बारे में। कंटूर क्या होता है, कंटूर के उद्देश्य क्या है, कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, और इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने सिलेबस वाली वीडियो, सर्वेइंग सेकंड के सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सर्वेइंग सेकंड के सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, कंटूरिंग। नाम क्या है, कंटूर सर्वे या फिर कंटूरिंग। चैप्टर फर्स्ट ये है। सब्जेक्ट है सर्वेइंग सेकंड, और जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंटूरिंग है। क्या, कंटूरिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंटूर क्या होता है, फिर कंटूरिंग देख लेते हैं। कंटूर बेसिकली पहले हम बात करते हैं कंटूर। अगर हम कंटूर की बात करते हैं कि कंटूर क्या होता है, या फिर जिसको समोच्च रेखा बोलते हैं। क्या, समोच्च। समोच्च रेखाएं, नाम से पता चला क्या, समोच्च। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं सम मतलब समान, उच्च मतलब उच्चता, मतलब ऊंचाई वाली रेखाएं। नाम से क्या पता चल रहा है कि समान ऊंचाई वाली रेखाएं। ठीक, समान ऊंचाई वाली रेखाएं, नाम से पता चल रहा है। मतलब क्या होगा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को, ठीक है, जैसे आप धरती है, आप जहाँ पे बैठे हैं, अगर फर्श नहीं होगा, मिट्टी होगा, तो देखेंगे कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इस तरह से कुछ आपको ज़मीन दिख रही होगी। ठीक है, तो कहीं पे अगर हम ये ऊंचाई हम नापते हैं, कहाँ से ऊपर ऊंचाई नापते हैं, सी लेवल से। ठीक है, मीन सी लेवल से पृथ्वी के सरफेस पे ऊंचाई नापते हैं कि कितनी ऊंचाई पर है हमारा ये सरफेस। जैसे आप अगर मुंबई में जाते होंगे, जैसे कहीं भी अगर आप समुद्र गए होंगे, समुद्र के पास गए होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि समुद्र का लेवल जो होता है, समुद्र के पानी का, समुद्र का लेवल है मतलब समुद्र के पानी का लेवल, मीन सी लेवल जो होता है, MSL, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से पृथ्वी हमारी कितनी ऊंचाई पर है, पृथ्वी हमारी कितनी ऊंचाई पर, वही ऊंचाई नापते हैं। और समान ऊंचाई वाले प्रत्येक पॉइंट उसमें मिलेंगे, कोई कम ऊंची होगी, कोई अधिक ऊंची होगी, कोई मतलब उसी के लेवल में होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसके, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। क्या, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा बोल सकते हैं, या फिर काल्पनिक रेखा बोल सकते हैं, उसको क्या, कंटूर या फिर समोच्च रेखा बोलते हैं। क्या, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इसकी तो हो जाएगी क्या, समान ऊंचाई वाले
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर या समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर अगर दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहे तो ऐसी रेखाएं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान होती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट अगर लिखना चाहें, ऐसी रेखाएं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की रेखाएं सभी बिंदुओं की उच्चता, उच्चता मतलब क्या हो जाएगी, एलिवेशन, समान होता है, उससे कंटूर या समोच्च रेखा कहते हैं। क्या क्या बोल रहा है कि ऐसी रेखाएं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता, क्या उच्चता मतलब एलिवेशन समान होता है, उससे क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को अगर हम इस तरह से लिखा जाए कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कंटूर या फिर समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, आई आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो कैसे, अगर हम एक तालाब का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तालाब का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, स्पेस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं। हाँ, फिर हम अब इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन दे रहे, दूसरी डेफिनेशन हम क्या करें, इरेज कर दे रहे हैं। जैसे कुछ इस तरह से अगर क्या होगा, इस तरह से कोई रेखा आ रही, ये इसका इस पॉइंट की जो उच्चता वो मान लेते हैं 100 है और इसकी 99, मतलब ये कुछ कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 100 वाली रेखा हो गई, फिर ऐसे ही जाइए एक मिनट, ये 100 वाली हो गई और ये 9 वाली हो गई, 99। तो ये कुछ इस तरह से मिलाती हुई हमारी एक रेखा बनी। यहाँ पे ये 100 वाली रेखा हो गई और इसको अगर मिला दें तो ये 99 वाली रेखा हो गई। ठीक है, तो ये ही हमारी क्या कंटूर लाइन कहलाती है। ये जो लाइन बन रही है ये क्या, एक कुएं के शेप को क्या कर रही है, शेप को निर्धारित कर रही है कि ये कुआं इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर देखना चाहिए तो कुआं कुछ इस तरह से, ऐसे कुआं होता है, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन जब उसको प्लान से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमारा क्या होगा, एक पॉन्ड का कंटूर मैप इसको बोल देते हैं। क्या, पॉन्ड का कंटूर मैप ये एक तरह से हो गया। ठीक है, आपकी, और ये क्या होगा, हमारा ग्राउंड लेवल हो जाता है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ये कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, कंटूर मैप बनता है। ये प्लान हो गया और ये साइड मतलब कि फ्रंट व्यू हो गया, एलिवेशन जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या बात किया, कंटूर की बात की। अब हम बात करते हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है। ठीक है, तो
कंटूरिंग की बात करते हैं, जैसे बेसिकली अगर हम कंटूर हमने देखा कि समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन कहलाती है। तो समान उच्चता वाले मिलाने वाली बिंदुओं को मतलब कि क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी पर या फिर भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना और उनको मिलाने की क्रिया के या फिर कार्य को कंटूरिंग कहते हैं। ठीक है, समोच्च रेखण, क्या बात करते हैं समोच्च रेखण की। कंटूरिंग की बात करते हैं हमने क्या बात की अब तक, कंटूर लाइन की बात की, कंटूर की बात की, लेकिन अब कंटूरिंग की बात करते हैं। वो क्या था, हमारा समोच्च रेखा था, लेकिन ये समोच्च रेखण है, मतलब कि उसको प्लॉट करना, प्रदर्शित करना। वो क्या था, समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन कहलाती है। और समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना और मिलाने की क्रिया को कंटूरिंग, समोच्च रेखण कहते हैं। लेवलिंग द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेवलिंग द्वारा भूमि पर समान ऊंचाई वाले, समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना और उनको मिलाना कंटूरिंग कहलाता है। क्या कंटूरिंग कहलाता है। अब इसी को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं को मिलाने से जो मैप बनकर तैयार होता है, जो नक्शा बनकर तैयार होता है, उसको हम कंटूर मैप बोल देते हैं। कंटूर मैप बोल देते हैं। समोच्च क्या बोल सकते हैं, मैप को नक्शा, समोच्च नक्शा बोल सकते हैं। ठीक है, लेवलिंग द्वारा भूमि पर, लेवलिंग द्वारा भूमि पर समान उच्चता वाले बिंदुओं को खोजना और उन्हें नक्शे पर बनाना या फिर अंकित करना मतलब प्लॉट करना, अंकित करने की क्रिया को कंटूरिंग कहते हैं। इस क्रिया द्वारा प्राप्त नक्शा कंटूर मैप कहलाता है। ठीक है, ये होगी क्या डेफिनेशन इसकी, समोच्च रेखण क्या होता है और समोच्च मैप, कंटूर मैप क्या होता है। ठीक है, तो कंटूर लाइन भूमि पर हमेशा काल्पनिक रेखाएं होती है। एक पॉइंट इसको अगर लिखना चाहें तो कंटूर लाइन जो होती हैं, कंटूर लाइन भूमि पर काल्पनिक तथा मैप पर, नक्शे पर ये वास्तविक होती हैं। ठीक है, भूमि पर की मान लेते हैं, उसको देखते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे, उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो चीज जो लाइन, पॉइंट्स हमको पता होता है, लेकिन जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं
वो लाइन क्या करते हैं, हम काल्पनिक मान लेते हैं कि हाँ ये यहाँ से ऐसे होते हुए जाएगी, लेकिन वही चीज़ जब मैप पे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, क्या करेंगे, उसी चीज़ को हम मैप पे प्लॉट कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी वास्तविक हो जाती है, दिखाई देती है कि हाँ ये इतनी इतनी दूरी पर ये पॉइंट्स हैं, इतनी इतनी ऊंचाई पर ये लाइन है, तो वो हमारी वास्तविक हो जाती है, मैप पर वही चीज़ वास्तविक हो जाती है, जबकि भूमि पर कंटूर लाइन जो होती है वो काल्पनिक रूप से होती है। ठीक है, तो ये क्या बात है, कंटूरिंग की बात है। अब बात करते हैं पर्पज ऑफ कंटूर। कंटूर के उद्देश्य क्या होते हैं, कि कंटूरिंग हम क्यों करते हैं, ठीक, कंटूरिंग क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पर्पज ऑफ कंटूरिंग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पर्पज ऑफ कंटूरिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या, पर्पज ऑफ कंटूरिंग, समोच्च रेखण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में अब एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला उद्देश्य क्या हो जाता है, कंटूर में से क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष क्षैतिज स्थिति के साथ साथ, ठीक है, क्षैतिज स्थिति के साथ साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति का भी पता चल जाता है। ठीक है, क्या होता है, कंटूर मैप से फर्स्ट अगर हम लिखना चाहें, कंटूर मैप से कंटूरिंग करेंगे, कंटूरिंग करने के बाद हम कंटूर मैप बनाएंगे, तो कंटूर मैप से क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ, क्षैतिज दूरी के साथ साथ ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल दूरी का भी दूरी नहीं लिखते, इसको स्थिति लिखते हैं। क्षैतिज स्थिति के साथ साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ पहला पॉइंट, कि कंटूर मैप से क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर स्थिति के साथ साथ क्षैतिज स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कंटूर मैप प्लान और सेक्शन दोनों का कार्य करता है। जो कंटूर मैप होता है वो प्लान और सेक्शन, अभी हमने एक कंटूर मैप बनाया था ना, उसमें प्लान भी आपको दिख रहा था, सेक्शन दिख रहा है, तो कंटूर मैप प्लान एंड सेक्शन दोनों का कार्य निभाता है। ठीक है, थर्ड, कंटूरिंग से नहरों, सड़कों आदि में मृदा कटाव व भराव का पता चलता है। आवाह क्षेत्र का निर्धारण करना आसान हो जाता है।
ठीक है। क्षेत्र में तूफानी जल व सीवेज के निकास के मार्ग तय किए जाते हैं। और अगर एक ये लिख दें 1 2 जलाशय व बांध के लिए स्थल चयन करना ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा गया होगा। क्या कंटूर मैप से क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं के सापेक्ष क्षैतिज स्थिति के साथ साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति का भी पता चलता है। नेक्स्ट क्या, जलाशय व बांध के लिए स्थल चयन किया जा सकता है कंटूरिंग द्वारा। फिर कंटूर मैप जो था प्लान और सेक्शन दोनों का कार्य निभाता है। नेक्स्ट हमारा कंटूरिंग से नहरों, सड़कों आदि में मृदा कटाव भराव का पता चलता है। फिर नेक्स्ट है आवास क्षेत्र। आवास क्षेत्र कैचमेंट एरिया। आवास क्षेत्र मीन्स क्या, कैचमेंट एरिया। ये चीज़ आपको हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाए थे। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वह एरिया होता है जहाँ से बाढ़ का या फिर जो बारिश का पानी होता है वो बहकर किसी एक जगह एकत्रित होता है। जितनी दूर का पानी आकर किसी जलाशय, नदी में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, वो एरिया क्या कैचमेंट एरिया कहलाता है, आवास क्षेत्र कहलाता है। फिर क्षेत्र में तूफानी जल व सीवेज के निकास के मार्ग तय किए जाते हैं। ठीक है। कंटूरिंग द्वारा क्या होगा, जब कंटूर हम करेंगे तो ढाल हमको देना होगा। ढाल देने के लिए क्या करेंगे, हम ऊंचाई से लेकर नीचे कर देंगे। ढाल देने के लिए पहले ऊपर अधिक ऊंचाई वाला पॉइंट चाहिए, फिर उससे कम ऊंचाई, फिर उससे कम ऊंचाई, कुछ इस तरह से हमको ढाल चाहिए होता है। जब इस तरह से हमको ढाल चाहिए होगा तो कुछ इस तरह से हमको ढाल चाहिए, तो ये पॉइंट हमको ऊंचाई पे चाहिए, फिर इससे कम, फिर ये इससे कम, फिर ये इससे कम। ये चीज़ कहाँ से हमको पता चलेगी, कहाँ पे 80, कहाँ पे 90, कहाँ पे 100, कहाँ पे 60। ये चीज़ जब हम कंटूरिंग करेंगे, कंटूर मैप बनाएंगे, तो वहाँ से हमको ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ढाल है, यहाँ पे ढाल है। तो जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ क्या करेंगे, हम सीवेज का पानी या फिर जो तूफानी जल होता है जिसको हम बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ का पानी निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है। तो आई होप कि ये कुछ पर्पज़ है, कुछ उद्देश्य हैं कंटूरिंग के, और भी कई उद्देश्य हैं। ठीक है। तो ये कुछ मेन उद्देश्य हैं 5-6, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर नोट्स अपनी जो नोट्स आप बना रहे हैं उस नोट्स में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल की बात हम करते हैं। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए कि हाँ सर ने ये वीडियो अपलोड किया, ये देखना, अब हम देख लें तुरंत। ठीक है। और उसका नोट्स बना लें, जिससे कोई भी लेट ना हो। आपकी तैयारी जो है, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, उसमें कोई भी लेट ना हो, इसलिए हम ऐसा आपको बोल रहे हैं। ठीक है। बाकी जैसा आपको सूटेबल लगे वो आपकी इच्छा है। बाकी जो हमारा ओपिनियन है, हम तो ये कहेंगे कि आप जैसे ही आपको पास ये वीडियो पहुंचे, आपके पास वीडियो का लिंक पहुंचे, आप तुरंत वीडियो को देख के उसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है। जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा ओपिनियन है आपको, लेकिन जैसा सटीक लगे वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है। क्या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट,
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज समतुल्य। क्या बोलते हैं? क्षैतिज समतुल्य। हिंदी वाले लिख लें क्षैतिज समतुल्य। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज समतुल्य, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, किन्हीं दो कंटूर लाइंस, ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे 100 उच्चता वाली बिंदु है, एक लाइन है, और फिर उसके नीचे 99 उच्चता वाली है। तो इन दोनों, ये दोनों क्या हो गए? क्रमागत हो गए। या फिर एक जैसी मान लेते हैं, ये मार्कर थोड़ा सा, इंक थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। ये मान लेते हो कंट्रोल लाइन है, तो ये अगर 100 वाली है, ये 90 वाली, इसके बाद ये 80 वाली है, तो ये क्या होता है? ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्रमागत कहलाएंगे। ये इसके क्रमागत और ये इसके क्रमागत, ठीक है। तो ये क्रमागत लाइनें कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट की? कि दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्षैतिज दूरी। क्या कह रहा है? ये कोई कंटूर लाइन जा रही है, मान लेते हैं इसकी, ये जो RL है इसका, ये 100 इसको मान लेते हैं हम। RL मतलब आपको समझ में आ रहा है? अगर आपने रैंक फर्स्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया RL मतलब रिड्यूस लेवल, ठीक है, रिड्यूस लेवल। और ये अगर मान लेते हैं RL 90 वाला है, और ये कोई पॉइंट्स हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स, ठीक है। ये सब क्या है? 100 वाले हैं, 100 100 100, और ये 90 90 90 90। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रही है, क्या ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या डेफिनेशन क्या इसकी हो जाएगी? किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, किन्हीं दो क्रमागत रेखाओं पर स्थित, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। क्या डेफिनेशन लिखते हैं? किन्हीं दो समोच्च रेखाओं, किन्हीं दो समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं, किन्हीं दो, ये क्रमागत शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्रमागत शब्द ये जो होता है ये आप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए आप इसको मत भूलिएगा। किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी, क्या क्षैतिज दूरी, क्षैतिज समतुल्य या फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो, इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसका फिगर हो गया। आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब यहीं पे क्या करते हैं, ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित, ये दो क्रमागत समोच्च रेखाएं हो गई, इन पर स्थित ये दो पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स के बीच की जो क्षैतिज दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इसको जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे, जैसे आपके यहाँ जो सरफेस है, जो भूमि है, भूमि पर आप देखे होंगे कुछ ऊंचाई पर होगा, कुछ नहीं। आप एक ढलान वाली भूमि देखिए जो थोड़ा स्लोपी भूमि है, वहाँ पे देखेंगे एक वर्टिकल डिस्टेंस होगी और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी
दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ले लीजिए 100 वाला, एक पॉइंट ले लीजिए 90 वाला। अब इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। और इन्हीं दो रेखाओं के बीच ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ जाती है, इन्हीं तो पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंटूर इंटरवल, कि एक कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच कितनी दूरी, इंटरवल मतलब क्या हो जाता है हमारा, रेखांतर, रेखाओं के बीच अंतर, समान उच्चता वाली रेखाओं के बीच अंतर कितना होता है, वही हमारा क्या, समोच्च रेखांतर कहलाता है, मतलब कंटूर इंटरवल कहलाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हमारे थे, कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है, अब हम कंटूर इंटरवल की बात करते हैं। डेफिनेशन सेम वही होगी, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, नहीं ऐसे नहीं, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वर्टिकल दूरी, ठीक है, क्या, किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कंटूर इंटरवल मतलब समोच्च रेखांतर कहलाता है। ये कैसे होगा, जैसे ये लाइन जा रही है हमारी, ये दूसरी लाइन जा रही है, ये RL 100 वाला है, ये RL 99 वाला अगर मान लेते हैं, ये दो पॉइंट्स हो गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो दूरी आ रही है इसे क्या बोल देते हैं हम, कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है ये, इसे क्या बोल देते हैं, कंटूर इंटरवल बोल देते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में अब आ गए होंगे। कंटूर इंटरवल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटूर इंटरवल। सब सारा खेल है यहाँ पे, जो कंटूर में सभी सारा खेल है वो है कंटूर इंटरवल का खेल। अगर आपको कंटूर इंटरवल अच्छे से समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है, हमेशा आता है। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट रह जाता है किसी टॉपिक में तो आप हमसे हमारे पास डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7080230152। यहाँ पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई छोटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक, मेन रूप से 4 कारक होते हैं जो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाता है क्षेत्र का प्रकार। ठीक है, नेचर ऑफ ग्राउंड। नेचर ऑफ ग्राउंड
पहला। दूसरा क्या आ जाता है इसी में, पर्पज ऑफ सर्वे, जो कार्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ वर्क या फिर पर्पज ऑफ सर्वे बोल सकते हैं, पर्पज ऑफ सर्वे। थर्ड क्या आता है इसमें कि स्केल ऑफ द मैप। फोर्थ नंबर आ जाता है इसमें कि टाइम एंड मनी, टाइम एंड मनी या फिर टाइम एंड फंड अवेलेबल बोल सकते हैं, फंड या फिर मनी कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये 4 चीज़ें हैं। भूमि की प्रकृति, कार्य का उद्देश्य, फिर स्केल ऑफ द मैप मतलब कि नक्शे का पैमाना, फिर समय एवं धन। ठीक है, ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंटूर इंटरवल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द ग्राउंड, भूमि की प्रकृति, भूमि किस प्रकार का है, मतलब कि भूमि उबड़ खाबड़ तो नहीं है, या फिर उबड़ खाबड़ भूमि के क्या होता कि जैसे अगर भूमि हमारी उबड़ खाबड़ है, कैसे ग्राउंड जो हमारा कुछ इस तरह से है, तो क्या कंटूर इंटरवल हम अधिक रखेंगे। कंटूर इंटरवल इन दोनों के बीच की दूरी क्या करेंगे हम, ये ऐसे कर देते हैं। भूमि आपकी कैसे होती है, ये ऐसे होती है, तो ये चीज़ हम रखेंगे, तो ये चीज़ रखेंगे। जैसे आपकी भूमि ऐसे है तो ये चीज़ है, और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बन रहा है, तो आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मत समझिए। ठीक है, ये आपको देखने लग रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लेकिन ये वर्टिकल डिस्टेंस है। भूमि आपकी ऐसे है, ठीक है, ऐसे भूमि है ऊबड़ खाबड़, तो ये एक कंटूर लाइन जा रही है, दूसरी कंटूर लाइन ये जा रही है, तो इन दोनों के बीच जो दूरी होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ये हमारी कंटूर इंटरवल कहलाती है। तो अगर ऊबड़ खाबड़, तो इसको हमको दूर दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको दूर दूर रखना पड़ेगा। ये अगर कम ढाल भूमि है तो वहीं पे इसको कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। ठीक है, जिससे हमको समतलता का पता चले, किसका, समतलता, भूमि कितनी समतल है। अगर इंटरवल हम पास रखते हैं तो उसकी समतलता का अधिक प्रतीत होता है कि हाँ ये भूमि इतनी अधिक समतल है। और अगर वही ऊबड़ खाबड़ भूमि है तो हमको दूर दूर रखनी पड़ेगी कि उसका समतलता बनाए रखने के लिए। तो कितनी कटाव में होगी, कितनी भरान में होगी, वो चीज़ें हमको वहीं से पता चलेगी, कहाँ से हमको मिट्टी खोदनी है, कहाँ पे ले जाके डालनी है। तो ये क्या हो गया हमारा नेचर ऑफ द ग्राउंड। नेचर ऑफ द ग्राउंड ये इस प्रकार से क्या करता है, प्रभावित करता है हमारे कंटूर इंटरवल को, कि अगर भूमि उबड़ खाबड़ तो कंटूर इंटरवल अधिक, भूमि समतल है, स्पष्ट है, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ सर्वे। अगर काम हम कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा काम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल हम अधिक रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब क्षेत्र बड़ा है भाई, तो कंटूर इंटरवल हमको अधिक रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा सर्वे करने में। ठीक है, इसलिए जब दूर दूर रखेंगे तो कम टाइम लगेगा और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सर्वे भी हो जाएगा, टाइम भी कम हमारे पास बच जाएगा, कार्य भी अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास छोटी भूमि है, छोटी जगह है, छोटा कार्य है, उद्देश्य बहुत, मतलब कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि बहुत बड़े उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे कंटूर इंटरवल क्या करते हैं हम कि कम रखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर स्केल ऑफ द मैप, यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है। स्केल ऑफ द मैप स्पष्टता के लिए जब बड़ा पैमाना लगाना हो तो रेखांतर कम रखना चाहिए। ठीक है, बड़ा पैमाना जब माना तो समोच्च
रेखांतर जो कंटूर इंटरवल वो कम रखना चाहिए। जैसे पैमाना कैसे मानते हैं, ठीक है। और जब पैमाना छोटा होता है तो समोच्च रेखांतर जो होता है वो अधिक रखा जाता है। कैसे? लार्ज पैमाना क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लेते हैं, अगर हम कि 10 मीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर मान लेते हैं, मतलब इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/1000। और अगर यही 1 सेंटीमीटर पर क्या मान लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर और 100 मीटर मान लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। 1/10 है। अब इसमें से आप बताइए कौन सा छोटा पैमाना कौन सा बड़ा पैमाना, आप हमको बताइए, ठीक है, आप बताएंगे हमको। अब यहाँ पे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है। आई होप कि आपने बता दिया होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारा 10 मीटर को क्या कर रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर बहुत बड़ी भूमि है, जैसे 100 मीटर है, तो वहाँ पे हम 100 मीटर को 1 ही सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो वो छोटा हो जा रहा है। लेकिन हम जब 10 मीटर को, अगर हमारी टोटल ये ग्राउंड है 100 मीटर का, किसका कितना, 100 मीटर का, अगर हम 100 मीटर को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, और इसी को जब हम 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारी ऐसे ही 10 गुना, मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा टोटल। तो ये क्या हुआ, लार्ज पैमाना हो गया, और ये स्मॉल पैमाना, इसको हम क्या लार्जर स्केल बोलते हैं, लार्जर स्केल, और इसको स्मॉलर स्केल, इसको लार्जर स्केल बोल देते हैं, इसको स्मॉलर स्केल, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटी सी दूरी को छोटे में प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी सी दूरी को छोटे में प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बड़ी सी दूरी छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे छोटी सी दूरी छोटी है, तो उसमें वो पैमाना मतलब बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो पैमाना है ये हमारा स्मॉलर पैमाना कहलाएगा। क्या स्मॉलर पैमाना कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सी दूरी को जब हम 1 सेंटीमीटर पर 100, क्या इसको आप डिवाइड कीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 0.0001, ये आ गया इसका। अब इसका अगर देखते हैं, ये 0.001। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया, हमारा लार्जर स्केल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा स्मॉलर स्केल हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा कि स्केल ऑफ द मैप, इस तरह से क्या करते हैं, हम स्केल को मापते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम एंड मनी की बात। ये तीनों आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड मनी की बात कर लेते हैं कि समय एवं धन, अगर समय हमारे पास अधिक और धन अधिक, ठीक है, समय अधिक और धन अधिक है, तो हम आराम से पास क्या करेंगे, जैसे क्या कर रहे हैं, अगर समय अधिक है धन अधिक है, तो क्या होगा, हम कंटूर इंटरवल पास रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्षेत्र तो भी हम पास रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय कम है और धन भी कम है, तो कंटूर इंटरवल अधिक रखेंगे, जिससे समय बच जाए। और जब कंटूर इंटरवल अधिक रखेंगे, तो जो चूना डालते हैं, कंटूर इंटरवल पॉइंट्स करते हैं, चूना डालेंगे, तो पैसा भी हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, उन सब का। तो ये करने का मतलब है यहाँ पे कि कंटूर इंटरवल जितना कम होगा, उतना ही क्षेत्र, कार्य और धन अधिक लगता है। कंटूर इंटरवल जितना कम होगा, धन और समय उतना अधिक लगेगा। कंटूर इंटरवल जितना अधिक होगा, क्षेत्र का कार्य जो है, कार्य क्षेत्र का धन और समय, अगर कंटूर इंटरवल अधिक है तो कम लगेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब हो गया इन सब का। तो ये क्या वो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। आई होप कि ये इतनी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है वीडियो। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।